ये है बाल्यावस्था, ये है युवावस्था, ये है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि यूएनएफओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत, विशेष रूप से बिहार, इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय प्राप्त करेंगे। ये बाल्यावस्था है तो इसका एज 1 से 14 वर्ष है। ये युवावस्था है तो इसका एज 15 से 64 वर्ष है। ये प्रौढ़ावस्था है तो 65 वर्ष के ऊपर इसकी जनसंख्या है। ये कुछ समझ में आया? अच्छा, तो इसमें काम कौन करेगा? काम करेगा ये वर्ग, काम करेगा ये वर्ग। अगर इसका पॉपुलेशन हमारे यहाँ 50% पीछे ही देख लेते हैं, जनसंख्या क्या है, इससे हो गया। हाँ, क्वेश्चन आया हुआ है, सुनते जाइएगा, तब हम लोग यूनिट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख बाधक है, विवेचना करें। अगर बीपीएससी इसी प्रश्न को उलट देता है कि विकास के लिए जनसंख्या जरूरी है, विवेचना करें, क्योंकि हम फिर से बोले, अभी क्या बोले 2 सेकंड पहले, 2 मिनट, कि जनसंख्या हमारे लिए
हाँ बोलिए। क्या का प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या का? किसी भी चीज, जैसे कि कृषि पटना में होगा, पटना में नगरीकरण ज्यादा है या नहीं है ना? लेकिन जिला बड़ा है। हम पूछ रहे हैं होगा कि नहीं होगा, वो आपको बताना है। हम्म। तो आर्थिक विषमता कम होगा ना फिर। हम कह रहे हैं ज्यादा हो रहा है आर्थिक विषमता। विषमता का मतलब ये होता है कि आय का अंतर ज्यादा है, तो आपके अनुसार तो आय का अंतर कम हो रहा है। हाँ, आप भाग रहे हैं। आप उदाहरण एक दिए, उसमें आप फंसे ना, तो आप सोचे पहले अच्छा से फिर बोले। हाँ, हम्म। तब तो यूपी में और ज्यादा होगा, यूपी में तो और ज्यादा होगा। ऐसे पूरा करो पहले, हम बीच में नहीं टोकेंगे। हाँ, घबरा गया? तब कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, नहीं नहीं, कुछ लोग को कॉपी पेस्ट अच्छा करने आता है, तो पहले उनसे पूछ लेते फिर आप लोग पास आते। हो गया? बोलो। ऑनलाइन में कोई? अर्चना कुमारी। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करता है। सिंपल सा क्वेश्चन। पॉपुलेशन डेंसिटी पर निर्भर करता है। वह या तो वो सकारात्मक होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा। लेकिन इनइक्वलिटी है तो निगेटिविटी पर फोकस कर रहा है, असमानता है तो निगेटिव पर बात कर रहा है। तो आप इसको कैसे समझते हैं? गांव गई थी ना, घूमी इस बार, तो फिर घर में पैक रही। ठीक है, आज तुम्हारे पापा से बात करेंगे। ये इतना दूसरे घर रहा कि प्राणी है, घर में पैक रहती है, गाँव नहीं देखी है, कैसे समझोगे सिविल सर्विसेज को? ढीठ हो गए हो एकदम। आज तुम्हारे पापा से पूछते हैं, आज बोले थे टास्क दिए थे, इसको कंप्लीट करके नहीं लाई है। यही तुम्हारा टास्क था, गांव में खेत में जाना। जो नहीं ना समझेगा वास्तविकता को, देखिए बिहार को अगर एक्सप्लोर करना है आपको, तो गांव को समझना पड़ेगा। ये नहीं हाँ, गांव को समझना पड़ेगा। और ये ना बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है आपके सामने। गांव एक बहुत ही ऐसा उदाहरण है ना, जिसको आप जी लीजिएगा तो आपका इकोनॉमी का सेक्शन, बहुत सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, कृषि पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना है, नियोजन पर सारा काम कहाँ होता है बिहार में? बिहार में नगरीकरण ज्यादा है कहाँ? बिहार में तो नगरीकरण कम है ना, 16.4 इस बार। तो 17 हो जाएगा मान लेते हैं, तब भी नगरीकरण हमारे यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ 83% के आसपास पॉपुलेशन तो है रूरल एरिया में, ग्रामीण पृष्ठभूमि में। तो ग्राम को समझना जरूरी है। नहीं हो पाएगा क्वेश्चन एक्सप्लोर? बहुत अच्छा। नहीं, पहले जो बोल दिया हम नहीं बोलेंगे। हाँ, आप लोग कैसे सोचते हैं, हमको ये देखना है। आप लोग क्वेश्चन से कनेक्ट कैसे होते? कनेक्ट नहीं हो रहा है, कैसे बोल रहे हैं? आप पहले इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं? आय के स्तर पर भिन्नता या विविधता, यानी एक के पास आय कम है और एक के पास आय ज्यादा है। ये बात समझे? विषमता मतलब होता ही है कि एक के पास ज्यादा होना, एक के पास कम होना।
इनइक्वलिटी इसी को बताता है। हम कह रहे हैं कि आप दोनों के कपड़े से लग रहा है ना कि आप दोनों में ना आर्थिक विषमता है, ये तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर का इनकम उनके घर के इनकम से कम है या ज्यादा है। अब हम बोल रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व, आप बोल लीजिए फिर हम बोलेंगे। संरेखित करता है का हिंदी अर्थ बताइए आप पहले। अच्छा अच्छा, हम मानते हैं कि आप बेरोजगारी गरीबी पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में उसी से जुड़े, और भी डायमेंशन हो सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हम लोग यूनिट नहीं पढ़े हैं, तब भी देखते हैं कि समझ पाते हैं क्वेश्चन को कि नहीं समझ पाते। ठीक, हम कह रहे हैं, स्लाइड बदले, हम कह रहे हैं कि जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है का मतलब हो गया कि एक घर में मान लेते हैं 20 लोग हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो मतलब यही हुआ कि आपके यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है। अच्छा, 20 लोग हैं और 20 लोगों में से 5 लोग कमा रहे हैं, तो निर्भर जनसंख्या कितना हो गया? निर्भर जनसंख्या हो गया 15। अच्छा, ये ग्रोथ बढ़ाएगा या कमाएगा? कमाएगा, यानी समृद्धि कम होगा। अगर समृद्धि कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्थिक रूप से ये संपन्न नहीं, निर्भर जनसंख्या ज्यादा है, उसी संसाधन में इनको खाना भी है और जीना भी है। अच्छा, एक घर जिसकी जनसंख्या 7 है, जिसमें कमाने वाले लोग 5 हैं, क्या यह समृद्धि होगा या नहीं होगा? अच्छा, एक बात बताइए, यहां रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का प्रयोग लोगों की आवश्यकता को पूरा करने में लगा रहेगा। रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे? आपके नीड्स को पूरा करने में। लेकिन क्या यहां रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सिर्फ नीड को पूरा करने के लिए होगा? नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति कमा अपने अपने नीड को पूरा वो कर सकता है और 2 व्यक्ति को संभालने में सक्षम है। तो क्या यहां आय ज्यादा होगा? तो आय ज्यादा होगा और यहां आय कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक विषमता दिख रहा है। क्या बिहार में ऐसा नहीं है? बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, निर्भर जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा है, आपूर्ति करते हैं कुछ ही लोग और कुछ लोग उन पर निर्भर रहते हैं, और इसलिए हम लोग वृद्धि ग्रोथ नहीं कर पा रहे। और इसी कारण बिहार में, आप बिहार के अंदर भी देख सकते हैं या बाहर से भी देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर भारत के कंपैरिजन में बिहार का प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। वहीं हम लोग इसको केरल से तुलना कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? केरल। तो केरल बिहार में आर्थिक विषमता है या नहीं है? केरल में जनघनत्व कम है, बिहार में जनघनत्व ज्यादा है। अब जनघनत्व ज्यादा है तो सरकार तो पेटे भरने में लगा हुआ है, घर का परिवार लोग पेटे भरने में लगा हुआ है, पढ़ाएगा क्या, लिखाएगा क्या? कहेगा भैया कैसू जॉब कर लो, ऐसे ना बोलते हैं, कुछ जॉब कर लो। तो कुछ जॉब कर ले यानी आप अनस्किल लेबर हैं, और अनस्किल लेबर का पेमेंट क्या होता है? कम होता है। फिर से समझिए, अगर ये कमा भी रहे हैं और अनस्किल हैं तो 15,000 20,000 मान लेते, रिक्शा चला के कमा लिए, या फिर आप गोलगप्पा का दुकान खोल लिए या मोमोज का दुकान खोल लिए, 10,000 12,000 कमा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये स्किल लेबर है, जनघनत्व ज्यादा है, हम यूटिलाइज करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करेंगे। अब इन स्किल लेबर है, इनका पेमेंट कितना है? लाखों में है।
तो जितना ये व्यक्ति सब मिलके कमाएगा, यहाँ एक व्यक्ति कमा रहा है, आर्थिक विषमता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, हम गुजरात से कंपेरिजन कर सकते हैं, हम कर्नाटक से कंपेरिजन कर सकते हैं, तमिलनाडु से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो जनघनत्व ज्यादा होने में आर्थिक विषमता होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाते। बात समझिए। और स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च नहीं होगा तो फिर उन पर आते हैं अगला डायमेंशन। सब स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखेगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी पढ़े थे ना। और इससे क्या होगा, फिर से आय विषमता बढ़ेगा, इसके इनके पास आय कम होगा, और आय कम होगा तो कंपैरिजन करेंगे दूसरे राज्यों से, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारा क्या होगा, आय कम होगा, और आय कम होगा तो हम इसको आर्थिक विषमता ही तो कहेंगे। तो बेरोजगारी, और बेरोजगारी गरीबी, और गरीबी माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन से फिर कुपोषण, कुपोषण के बाद फिर अगला स्टेज पर बीपीएल में, आप एपीएल से बीपीएल में भी शामिल हो सकते हैं, ये भी समस्या हो सकता है हमारे यहाँ। तो आय विषमता हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। ठीक, तो ये एक डायमेंशन हो गया, दो डायमेंशन हो गया। तो हमारा क्वेश्चन भी तो इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप। देखिए हम लोग वृद्धि प्रतिरूप को कैसे दिखा सकते हैं, तो हम लोग 1921 से लेकर के 2011 तक के जनसंख्या स्वरूप को दिखा देंगे 1 मिनट में, कि उस समय 27 करोड़ के आसपास जनसंख्या था और आज 1.21 अरब जनसंख्या है। यानी इतनी आवश्यकताएं बढ़ चुकी है, और इन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में मानव को अगर संसाधन में तब्दील नहीं किया जाता है तो बेरोजगारी, गरीबी की समस्या बढ़ेगी। और वहां से एक लाइन हम लोग लेके, एक डायमेंशन लेके शुरू हो सकते हैं। तो ये तो शुरुआत हम पर निर्भर करता है, सोच कैसे नहीं रहे हैं, मेरे को इस पर प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम लोग यूनिट पढ़े ना तो हम लोग को एकदम सामने दिखते रहे कि हाँ ये क्वेश्चन आ गया है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तो उस पर पकड़, क्वेश्चन पर पकड़ मजबूत होगा। अभी हम लोग बाकी बातों पर नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन पर पकड़ बना रहे हैं। अगला है भारत में 2011 की जनगणना के अस्थायी नतीजों ने, उस समय नतीजा नहीं पूर्णतः आया था जिस समय क्वेश्चन दिया गया है, भारत की घटती हुई जनसंख्या दर एवं लिंगानुपात को प्रदर्शित किया है। यह किस प्रकार भारत में प्रादेशिक नियोजन को प्रभावित करेगा। अब यह बात समझिए, कुछ क्वेश्चन समझे या नहीं समझे, फिर से पढ़ रहा हूं, फिर सुनिएगा। कहता 2011 की जनसंख्या का जनगणना हुआ, अभी तक डाटा आ चुका है लेकिन पूर्ण डाटा नहीं आया है, यह बात समझिए। देखे थे, याद है ना, पहले बार एक डाटा दिया गया, फिर उसको संशोधित किया गया। ठीक है, कहता है भारत की घटती हुई जनसंख्या दर, यानी जनसंख्या पॉपुलेशन रेट क्या है, डाउनवर्ड में। ठीक है, एवं लिंगानुपात को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, सेक्स रेशियो को बताया गया है। कहता है यह भारत के प्रादेशिक नियोजन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो क्वेश्चन को फिर से आते हैं, इसको मिटा दें। ये कह रहा है कि जनगणना हो गया, ठीक है, जनगणना कौन सा हुआ है, 2011। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं इसमें क्या दिखाया है, इसमें दिखाया है जनसंख्या दर, पॉपुलेशन रेट जो है, जनसंख्या दर है वो कम हुआ है, और सेक्स रेशियो के बारे में भी चर्चा किया गया है। ठीक है, दो बात है इसमें, सेक्स रेशियो कितना ये नहीं बता रहा है। ठीक, कहता है कि यह किस प्रकार से भारत के प्रादेशिक नियोजन को प्रभावित करेगा। प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक रीजनल प्लानिंग, कैसे इफेक्ट डालेगा, क्वेश्चन यही है। हमको लगता, अच्छा हम ना अपने क्लास को कुछ ज़्यादा 30 मार्क मान लिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यहाँ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ी से उभरेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे, इसलिए हम उभरेंगे ही बहुत धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है, समझाइएगा आप उधर मत देखिए,
आप खुद को देखिए, क्योंकि आपको डेवलपमेंट होगा तब ना आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले कौन कौन एक्सप्लेन कर पाएंगे, हाथ उठाइए। एक, ठीक है, रखिए, शुरू। नहीं उठाओ इसलिए तो कह रहे हैं शुरू। क्या समझ रही हो इससे? आप वहां क्यों फंसे हुए हो? करीना, समझाओ। नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 था, जैसे कि केरला और उधर मिजोरम, तो वहाँ पे इसको और बढ़ावा दिया जाता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार देखा जाता है। ठीक है, एक डायमेंशन अच्छा किया, ग्रेट। आप लोग क्यों नहीं सोच पाए? चलिए, क्योंकि देखो आप लोग का तो नया है, इन लोग पुराना है, और पुराना वो पुराना भोथर होते जाता है। चाकू सुने हैं? पिदाई का नाम, पिदाई जानते हैं? नया नया पिदाई में खूब कटता है, और जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है वो क्या होते जाता है? भोथर बोलते हैं हम लोग उसका। मतलब उसका जो काटने का जो पार्ट होता है ना, वो घिस जाता है, फिर उसको रगड़ना होता है। तो हम लोग रगड़ते नहीं हैं, हम लोग उसी को यूज में लाते रहते हैं, और वो एक दिन गिरते गिरते सड़ते सड़ते सड़ जाएगा। चलिए, हम लोग देखते हैं कि हमको क्वेश्चन नहीं आता है, हम लोग ये मान के चलते हैं वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमको ना 2-3 शब्द पता है। शब्द पता है, शब्द को डिकोड हम कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक, हम जनगणना सुने हैं। अच्छा, जनगणना होता है तो क्या क्या होता है? उसमें प्रवास का, माइग्रेशन की बात की जाती है, जन्म दर की बात की जाती है, मृत्यु दर की बात की जाती है, लिंगानुपात की बात की जाती है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाती है, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, इन सब की बात की जाती है ना। धीरे धीरे जब पहले जनसंख्या आएगा तो उसके बाद में धीरे धीरे सारा आपके सामने रेशियो आते चला जाएगा। तो एक बात है कि जनगणना जब हो रहा है दोनों के बारे में चर्चा होगा। ठीक है। अच्छा, सरकार जनगणना करवाता कौन है? सरकार करवाता है। और हमको एक चीज पता चलना चाहिए, क्यों करवाता है जनगणना, क्यों करवाया जाता है? ताकि सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हो सके। और इन आंकड़ों का प्रयोग क्या करती है सरकार? किस रूप में करती है? नियोजन में करती है, नीतियों के निर्माण में करती है कि किनको कितना आवश्यकता है, आवश्यकताओं के अनुरूप
सरकार उसकी आपूर्ति करना चाहती है। जो आपको नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उसको पूरा करने का प्रावधान करती है। अब सरकार को पता है कि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो देखिए ना 15वां वित्त आयोग आया ना, बिहार को ज़्यादा पैसा मिला ना, यूपी को ज़्यादा पैसा मिला ना, साउथ को ज़्यादा पैसा नहीं मिला। क्यों चाहिए आपको पैसा? आपके पास जनसंख्या कम है, आपको पैसा कम मिलेगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन है, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? मन में मत लड्डू फूटा वाला हालत होगा, तुरंत ये स्कीम, ये स्कीम, ये स्कीम, ये स्कीम, ये स्कीम। देखते हैं सरकार ये सारा काम करती है। तो अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। देखिए, हमको मूल मोटिव पता होना चाहिए कि जनगणना हो रहा है, उसका उपयोग क्या है। अगर उपयोग पता, आपके घर का इनकम बढ़ रहा है मान लेते हैं, लेकिन घर के गार्जियन को पता नहीं है कि कौन किसको क्या कहाँ खर्च करे, तो क्या होता है, छोटा सा सर्वे होता है। वो अपने पत्नी से या फिर घर के बड़े बुजुर्ग से पूछते हैं कि घर में तो सब सही है, चल रहा है ना? तो क्या कहते हैं आपके मम्मी, अगर आपके पापा, हाँ सब सही है। लेकिन जानते हैं जो शालिनी है या फिर पिंकी है, रिंकी है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए कोई काम उम की व्यवस्था कर दिया जाए, या फिर छोटुआ है, बोटुआ है, जो भी है, उसके लिए एक दुकान खोल दिया जाए, या उसको जॉब के लिए भेज दिया जाए, उसको पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। ये सारा हम लोग कब पता करते हैं? जब हम लोग के पास आंकड़े होते हैं। घर का गार्जियन सिर्फ राशन लाने के लिए थोड़ी है, नहीं ना है, वो आपके प्लानिंग के लिए बैठा हुआ है कि आपको कैसे यूटिलाइज किया जाए। और कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? जब उसके पास आंकड़े होंगे, उसको पता होगा कि ये बेटा कमा सकता है, ये बेटा पढ़ने में तेज है तो इसको एसएससी बीपीएससी की तैयारी के लिए भेजा जाए, ये बेटा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ना नहीं चाहता है, आवारा की तरह घूमता रहता है, तो इसको काम में लगा दिया जाए। बेटी अगर पढ़ सकती है तो पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ सकती तो शादी कर दिया जाए। प्लानिंग ऐसा ही होता है, देखते हैं ना गाँव में। ये कब होता है? जब ये होता है, जब डेटा होता है। तो जनगणना के द्वारा सरकार क्या इकट्ठा करती है? डेटा इकट्ठा करती है। इससे धर्म कितने धर्म के ये भी पता चलता है, परसेंटेज निकलता है। हिंदू की जनसंख्या 82.1% है, मुस्लिम की जनसंख्या 17 अब इसके लिए प्लान करेगी सरकार कि अल्पसंख्यक समुदाय इतना बड़ा है, इसके लिए हमको ये योजना लाना चाहिए ताकि इसका विकास हो सके। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ, ये तो हो गया जनगणना के संदर्भ में बातें। हम लोग जनगणना को लेकर रिगार्डिंग में बात कर रहे थे। ऐसा कुछ है कि आप नहीं जानते हो? डाटा तो कभी ना कहीं पढ़े ही होंगे, किसी न किसी रूप में देखे ही होंगे, हमको ऐसा लगता है, या नहीं सुने हैं? ये जो हम बोल रहे हैं सुने, जब सुने हैं तो आप बता सकते हैं। हमको यही करना है कि अगर मान लेते हैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हमको नहीं आता है, तब क्या करेंगे? छोड़ के चले आएंगे? नहीं, हम उसको डील करेंगे, डिकोड करेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहला हो गया जनगणना। अब जनगणना से दो संदर्भों में, दो आयामों में ये प्रश्न गया है। पहला गया है जनसंख्या दर और दूसरा गया है सेक्स रेशियो। अच्छा, एक चीज बताइए, घर के गार्जियन को पता चला कि हमारे घर में प्रजनन दर काफी ज्यादा है, यानी 3 बेटा है और वो 2 को बच्चा पैदा कर लिया, तीसरा लाइन में लगा हुआ है, तो उसके लिए प्लानिंग अलग होगा। और उसको पता है कि नहीं भाई 2 और 2 आ गया है, अब प्लान आगे नहीं बढ़ने वाला है, यानी बच्चा आगे नहीं आने वाला है, तो उसका प्लान कुछ अलग होगा या नहीं होगा? तो जनसंख्या दर अगर बढ़ता है तब सरकार के द्वारा प्लान अलग का चलाया जाएगा, अगर जनसंख्या दर घटता है तो सरकार का प्लान कुछ अलग होगा। पहला बात, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सरकार देख रही है कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन रेट, ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है और साउथ इंडिया में नहीं है, तो परिवार नियोजन हम दो हमारे दो या फिर अन्य जो प्रावधान है जनसंख्या निरोधक के लिए, वो काम कहाँ ज्यादा करेगी? उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में? उत्तर भारत में। प्रादेशिक नियोजन की बात हो रही है, तो कैसे कैसे होगा? यहाँ सुनिए, सरकार को पता है कि यहाँ जनघनत्व ज्यादा होगा, अगर जनसंख्या दर वृद्धि दर उत्तर बिहार में, भारत में ज्यादा होगा तो उनको कौशल विकास के लिए यहाँ ज्यादा काम करना है, तो वित्त की व्यवस्था ज्यादा कहाँ करेगा? उत्तर भारत में करेंगे, नॉर्थ इंडिया में करेंगे, साउथ इंडिया में तो नहीं करेंगे। देखिए ना कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, शिक्षा संबंधी जरूरतें, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ चलाया जाएगा?
दूसरा बात, ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार ना प्लानिंग करती इसी आधार पर है कि उसको बात पता हो कि कहाँ क्या करना है। नहीं तो पूरे भारत के लिए परिवार नियोजन 1955 या 51 ऐसे ही कुछ लाया गया। सबसे पहला देश भारत बना, चाइना से पहले हम लाए, लेकिन हम पीछे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने वैसा पॉलिसी नहीं बनाया। हमने पहले जबरदस्ती किया संजय गांधी के समय में, याद है ना, परिवार नियोजन को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिए संजय गांधी, और सबको पकड़ पकड़ के, शादीशुदा है कि नहीं है कोई, सबको पकड़ के बंधाकरण करवा दिए। तो उससे बहुत बदनामी हुआ इंदिरा गांधी का। हाँ, लेकिन संजय गांधी उनके सबसे बड़े, मतलब जो भी नीतियां था ना उसको क्रियान्वित करने में संजय गांधी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये तो उनका मृत्यु होगा तब ना मेनका गांधी अलग हो गई। तो अगर संजय गांधी होते तो आगे कोई नहीं बढ़ता, वही बढ़ते। उन्होंने पावरफुल लीडर थे पूरा। खैर, तो जनसंख्या दर घट रहा है तो सरकार के काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, और अगर बढ़ रहा है तो काम करने का तरीका अलग हो। अब सरकार को पता है हमारे दो जैसे कार्यक्रमों की जरूरत हमको नहीं है। अब हमारे पास जितना है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे थे 3.1 प्रजनन दर था। प्रजनन दर समझते हैं ना, एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है। अब 3 से 2 पर आ गया है, और 2 से अब नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब गांव में भी देखिएगा तो 2 ही बच्चा या 1 ही बच्चा लोग प्रिफर कर रहे हैं। पहले इकलौता होना बहुत गर्व की बात थी, अब घर घर में इकलौता है। दूसरा बात, अब लोग ना इतना बच्चा पालना भी तो समस्या है। सबसे एक माँ का इज्जत ऐसे ही नहीं है। बच्चा अगर 1 या 2 हो जाए तो आप लोग तो कन मनाने लगेंगे। अभी अगर आपको दे दिया जी जिम्मेदारी, तो अभी टीचर लोग पर दिया गया ना 5 बच्चों का जिम्मेदारी, सब कोहराम मचा हुआ है, सब दान करने में लगे हुए। तुम ले लो भैया, 2000 ले लेना, 3000 ले लेना, लेकिन हमको मत बोलो। तो इससे एक और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया बिहार में। टीचर को पैसा मिल रहा है कि 5 स्टूडेंट को पढ़ाओ, वो टीचर दान दे रहा है दूसरे को तुम पढ़ाओ। वो बेरोजगार व्यक्ति को पैसा चाहिए था, 2000 रुपया भी मिल रहा है, 5 बच्चा ही पढ़ा रहा है। 5 बच्चा मिल गया, 5 बच्चा के चक्कर में 10 बच्चा मिलने में तो देरी नहीं रहेगा। तो ये भी है, बिहार में बहुत तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। खैर, ये बात समझे। अब आते हैं सेक्स रेशियो पर। यही बात यहाँ अगर हम समझे कि लिंगानुपात अस्थिर है या सकारात्मक है तो नियोजन की प्रवृत्ति अलग होगी, और हम देख रहे हैं कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो डाउनवर्ड में जा रहा है तो हमारी नियोजन की प्रवृत्ति अलग होगी। बात समझ गए। हमने देखा कि केरल में लिंगानुपात काफी अच्छे पोजीशन पे है, तो क्या हम वहां पर हमारे 2 का नारा देंगे? बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देंगे? नहीं देंगे। वो कहाँ देंगे? हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब जगह पर देंगे। बात समझिए। सरकार का पॉलिसी मेकिंग का काम है, और पॉलिसी मेकिंग अब सरकार सामूहिक रूप से नहीं करती है, प्रादेशिक रूप से करती है, यानी रीजनल बेस करती है। जिस रीजन में जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में करती है, और यही सरकार की खूबसूरती है। और यही प्रभाव पड़ेगा कि सरकार अपनी नीतियों को, अपने प्रोग्राम को सही तरीके से लागू कर सकती है अगर सरकार के पास दोनों डाटा है तो। और इसके संदर्भ में 2-3 प्रोग्राम बता देंगे, पॉलिसी बता देंगे, काम खत्म। बात को समझ में आया क्वेश्चन का? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन पहले कैसे डिकोड करें। नहीं तो जीवन भर तो पढ़ते ही हैं, क्वेश्चन कहाँ लिखते हैं? नहीं ना लिखते हैं। पढ़ने से नहीं ना होगा, क्वेश्चन लिखने से होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पर आते हैं। एक बड़ा आसान क्वेश्चन है, कहता जनांकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनांकीय लाभांश जानते ही हैं? नहीं जानते हैं? जान जाएंगे, 1 मिनट में जान जाएंगे। जब हमारे पास कार्यकारी लोगों की संख्या ज्यादा होती है, निर्भर लोगों की जनसंख्या कम होती है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? लाभ की स्थिति कहेंगे। अच्छा चलिए बताते हैं। आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है? 10 लोग में 5 लोग युवा है, 6 लोग युवा है। एक पापा जी है, एक मम्मी जी है, और 2 भाई है या बहन है, ठीक है? 4 लोग उधर और 6 लोग इधर कमाने वाले। 6 लोग कमा रहे हैं। लाभ की स्थिति है यहाँ नहीं की?
लाभ के। इसको लाभांश कहेंगे, जनांकिकीय लाभांश कहेंगे। लेकिन 10 में से 8 बैठल है और 2 कमा रहा है, इसको कौन सी स्थिति कहेंगे? हानि होगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, कमाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, 57% है, 58% है। यानी हम किस पोजीशन पे हैं? प्लस में। तो इसलिए हम अपने जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनांकिकीय लाभांश कहते हैं। ये बात को समझ में आ गया? लेकिन लाभ मतलब क्या होता है? फायदा। लाभ मतलब फायदा हो। अब फायदा कब होगा? जब हमको मिलेगा ज्यादा, जाएगा कब? अब हमारे पास कार्यकारी, हमारे पास माता पिता है तो उनको निर्भर जनसंख्या है, वो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंसी रेट बोला जाता है, निर्भर जनसंख्या बोला जाता है। तो वो तो हम पर निर्भर रहेंगे, तो हमको उन पर खर्च करना है। और कमाने वाला 2 ही है, क्या होगा? ज्वाइंट फैमिली रहेगा या टूटेगा? 2 दिन पहले एक वीडियो देखे, बहुत ही हृदय विदारक वीडियो था वो। एक बेटा अपनी माँ का, वो 80 साल की होंगे, मुंह दबाए हुए है, उसकी पत्नी मार रही है डब्बू से, छोलनी से। मतलब वो सीन जबरदस्त था, इतना कि आप बहुत ज्यादा मार्मिक। एक माँ बाप का निर्भर जनसंख्या है वो, फिर से बता रहा हूँ, वो निर्भर जनसंख्या है। निर्भर जनसंख्या किस पर निर्भर होती है? आप पर निर्भर होती है। लास्ट टाइम में माँ बाप आपको पालन पोषण क्यों करते हैं? अच्छा बताइए, माँ बाप पालन पोषण क्यों करते हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? क्या कर सके? हाँ, अगर आप बचपन में बाथरूम करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, 50,000 प्रश्न पूछते हैं, तो माँ बाप आपको मार के फेंक देते हैं? नहीं। यही काम अगर आपके पापा जी आपके माँ दादी माँ के साथ करें तो आप वही सीखेंगे। और अगर आपके पापा या माँ आपके दादी के साथ अच्छा व्यवहार किए हुए तो आप वही सीखेंगे। तो हमारे समाज में ये गैप हुआ है, और ये गैप ना ओल्ड एज होम की संकल्पना को जन्म दिया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो आज बोइएगा वही फल के रूप में मिलेगा, नया वाला फल एकदम हरा भरा नहीं मिलेगा। आपका बच्चा सब देख रहा है, सब सीख रहा है, और आजकल बच्चा तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, वो तो तुरंत सीख लेता है। तो ये जो समाज में परिवर्तन हुआ ना, वो काफी भयंकर है मुझे लगता है। तो आप लोग क्वेश्चन पे आते हैं, भावना बनने से अच्छा है ना। खैर, सबसे ज्यादा दूर हम अपने परिवार से हम ही रहते हैं, इसलिए हमको ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये सब नहीं करते हम लोग, बचपन से देखते हैं कि मेरी माँ मेरी दादी का सेवा कर रही है, तो हमको भी वही भाव है। अगर देखते कि वो पीट रहे हैं तो मेरा भी वही भाव रहता। तो इसलिए परिवार बहुत जरूरी है। और निर्भर जनसंख्या आपके ऊपर अगर निर्भर है तो आपका जिम्मेदारी है कि आप उसको आगे ले जाए। तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे? यहीं थे ना, ठीक है। तो हम लोग कैसे, क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे सरकार नीतियों का क्रियान्वयन करती है, वो यहाँ से सीखे। हाँ, हम लोग जनांकिकीय लाभांश पे थे, तो जनांकिकीय लाभांश की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमारे पास क्या है, कामकाजी जनसंख्या ज्यादा है, निर्भर जनसंख्या कम है। तो कहता है आर्थिक समृद्धि में इसके प्रभाव। अरे भाई, जब लाभांश की स्थिति में है, कार्यकाजी समूह हमारे पास है, तो उसका यूटिलाइजेशन हम तो किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो। देखिए ना, युवावादी को हम लोग सिर्फ फैक्ट्री में लगाएंगे तो काम चलेगा? मैथिली ठाकुर नाम सुने? सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट सुने ना? बिहार के क्रिकेट प्लेयर हैं जो अभी खेल रहे हैं आईपीएल, नवादा के हैं, विकेट कीपर हैं, क्या नाम है उनका? ईशान किशन। नाम सुने? कितना एसडीएम का नाम सुने होंगे आप? 2-4 का वो भूल गए होंगे। यानी हम लोग इसका प्रयोग कई रूपों में कर सकते हैं। आप सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं, अगर मानव संसाधन है आपके पास तो आप समाज के चारों इकाइयों में अपना योगदान दे सकते हैं, और ये आपके ग्रोथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। मानते हैं ना बात को? आप पढ़ेगे लिखोगे होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब वाला जो लोकोक्ति था ना, अब उल्टा हो गया। आप खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, अब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, बेरोजगारी। खराब मतलब बेरोजगारी, ये ऐसे आ सकता है।
बेरोजगारी की समस्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, और खास करके एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शैक्षिक बेरोजगार। तो ये हमको देखना होगा। हाँ, तो ये आर्थिक समृद्धि हो सकता है ना, बात सिर्फ क्वेश्चन पर आ रहा है। मजा लगेगा तब, पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रहेगा, और जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपका दिमाग तुरंत वहां क्वेश्चन पे पहुंचेगा, अच्छा ऐसे बात हो रहा था। जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता। इस प्रश्न का परीक्षण करें, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, फिर से पढ़ रहे हैं। अनलेस द पॉपुलेशन इज इंक्रीज इन इंडिया, जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं की जाती तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन इन द ट्रू फॉर्म, आर्थिक विकास अपने सही रूप में दिखाई नहीं देगा। इस कथन का परीक्षण करिए, एग्जामिनिंग दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन तो उल्टा करके सीधा पूछा है, तोड़े, तुम मत सोचो झूठ मूठ का इधर उधर, कहाँ किधर रखो, तुरंत झूठ मूठ दिमाग चलाने लगती है। क्वेश्चन तोड़ते हैं, ठीक है। कहता है भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं की जाती, भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं की जाती, नहीं की जाती। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, बोलेंगे तुरंत समझ जाइएगा। क्वेश्चन को तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए, तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता, आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता। परीक्षण करें, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए थोड़ा। जितना हाथ उतना काम। चलिए, एक आया, जितना हाथ उतना काम। चलिए, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया हमारे पास। और मैन पावर, क्या? हाँ, वही है मैन पावर, वही है। कुछ समझ में? हमको लगता है आप कहीं और रहते हैं, यहीं रहते हैं, पक्का? कुछ समझ में आया? नहीं सर। और किसी को कुछ समझ में आया? युवा जनसंख्या कैसे? चलिए, ठीक है। हाँ, तो हो गया ना, जितना हाथ उतना काम। हम्म 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 ठीक है, आप इसको निर्भरता के आधार पर देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ? गलत स्टेटमेंट, आप गलत यूटिलाइज। जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रहा है, हाँ, ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा है। यहाँ बोल रहा है बाहर। हाँ, ठीक है, बोलो। हाँ, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ठीक। बहुत ठीक है, ये भी ठीक है। सॉरी, एक बार फिर। अहिंसा, अभिशाप और वरदान से? नहीं नहीं नहीं, वहां तक नहीं जाते हैं। ठीक है, हो गया। बात वही है, घूम फिर के वहीं पहुंच रहा है। अब हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है मेरे पापा मेरे मम्मी से कह रहे हैं, मेरे मम्मी आती बना रहे हैं कनवाली, मेरे मम्मी बना रहे हैं गला वाला हार। कह रहे हैं कि पहले बेटी के पोता थी, बेटा तो होने दो या बच्चा तो होने दो, पहले होने दो, फिर क्या बनाना है देख लेना। फिर से सुनिए, मेरे दादी अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बना रही हैं, चाहे वो डल्ला बना रही हो, चाहे आभूषण बना रही हो, चाहे कपड़ा ही बना रही हो, चाहे स्वेटर ही बना रही हो। गांव में तो जानवे करते हैं, लेके उन शुरू रहते हैं लोग, गप कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला खत्म हो गया तो उनका स्वेटर बन के तैयार हो गया। सुबह बैठती हैं और कर चर्चा निकल रहा हो, और वहाँ से वहाँ तक पहुँचते 5-6 घंटा लग जाता है वो चर्चा को पूर्ण होने में, जब तक स्वेटर चलते रहता है। देखिएगा आप, ये काम ठंडा आने के पहले ये काम शुरू हो जाता है गाँव में। लेकिन पापा आते हैं और बोलते हैं कि किसके लिए बीन रही है? तो कहते हैं हम अपन नाती नातनी के लिए बीन रहे हैं। पैदा ले को है, पहले पैदा लेने दो, उसके बाद शुरू करना। पता तो चले कि नाती है कि नतनी है, तुम तो पहला ही चालू है। अब आते हैं इस स्टेटमेंट पे। आता है, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं की जाती तब तक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा सही रूप में? बात समझिए। कह रहा है कि आज आप कह रहे हैं कि आप विकास कर गए, क्योंकि अभी आपके पास निर्भर जनसंख्या कम है, और जबकि हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। अगला तो जनसंख्या आएगा तो हम लोग कह रहे हैं कि आज हम विकास कर रहे हैं, और कल क्या कहेंगे? गरीबी में चले गए। तो आर्थिक विकास को सही रूप में तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक जनसंख्या का सही स्वरूप हमारे सामने नहीं आ जाता। बात समझे? आप आर्थिक विकास को किस किस संदर्भ में देख सकते हैं? हम कह रहे हैं कि आय समानता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, समानता के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, आय समानता के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या यह आय समानता रहेगा या असमानता होगा पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसी तरह हम लोग आर्थिक समृद्धि के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आज हमने बताया कि 6.8% हमारा वृद्धि दर है। अब कल जनसंख्या वृद्धि के कारण आवश्यकताओं पूरा करने में लग गई सरकार, और ग्रोथ रेट कम होकर कितना पहुंच गया? 2.8%। तब क्या होगा? यानी हमारा आर्थिक विकास निर्भर किस पर कर रहा है? जनसंख्या वृद्धि पर निर्भर कर रहा है। ये सामान्य रूप से समझने का एक स्कोप है कि अगर जनसंख्या वृद्धि कंटिन्यू है, एक पॉपुलेशन हमारे पास आ गया। आप देखिए, जनगणना को इसी से जोड़कर देख सकते हैं। जब तक जनगणना नहीं हो जाता है, सरकार को पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। सरकार क्या कहती है? रिपोर्ट आ जाने दीजिए ना, फिर हम लोग बनाएंगे। क्यों कहती है? क्योंकि हम लोग आर्थिक विकास को जिस पैमाने पर माप रहे हैं, उसमें पता चला अल्पसंख्यक समुदाय के पास कुछ है ही नहीं, सुना है दलित के पास कुछ है ही नहीं, तो क्या हमारा आर्थिक विकास संपूर्ण माना जाएगा? और एक शब्द यूज कर रहा है, बड़ा नोटिस कीजिएगा, सही रूप में। सही रूप में मतलब क्या हुआ? समावेशी। सही रूप में मतलब सभी तक पहुंचना चाहिए विकास, एक व्यक्ति या एक वर्ग तक पहुंचने से कुछ होने वाला नहीं। ये कुछ समझे? स्टेटमेंट इस तरह दिया ना, कमेंट के रूप में स्टेटमेंट दिया है। हाँ देख ले, बोलना पढ़वी तो क्या का बनवी, डीएम बनवी, एसडीएम बनवी, सुने हैं ना गांव में।
बोला ही जाता है। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट है। ये अभी लॉर्ड साहब ही करा, लगता है डीएम बन गया है, लगता है ये साहब ये बन गया है। ये कमेंट है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो जीवन कब जिया जाता है? जब उस पोस्ट पर आप चल जाएंगे तब। तो ये कमेंट है। तो कमेंट को आप तोड़ के इस रूप में देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जनांकीय लाभांश से ही रिपीट क्वेश्चन है। कहता है जनांकीय लाभांश से क्या समझते हैं? पहले वाला ही क्वेश्चन है। यूएनएफए की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो बोला जाता है कि 2041 तक बिहार की जनसंख्या ना 55% युवा आबादी तक पहुंचेंगे हम लोग। अभी भी 50% के ऊपर ही है। यानी 2041 तक हमारे पास स्कोप है कि हम लोग ग्रोथ रेट को आगे बनाए रख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि बिहार जनांकीय लाभांश का अच्छा उपयोग कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारे पास कार्यशील जनसंख्या बढ़ा। इस डायमेंशन को आप समझते होंगे। वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है वो ज्यादा है। इस डायमेंशन को आप समझते हैं। चलिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, सीरियल की तरह लीजिएगा। कभी भी आंख में आंसू आ जाता है, कभी भी किसी का दोस्त, कभी किसी का दुश्मन बन जाता है। ठीक इसी तरह 3 व्यक्ति है, नहीं, ये जीवन का 3 फेज है। ठीक है, ये है बाल्यावस्था, ये है युवा अवस्था, ये है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि यूएनएफओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय प्राप्त करेंगे? ये बाल्यावस्था है तो इसका एज 1 से 14 वर्ष है। ये युवा अवस्था है तो इसका एज 15 से 64 वर्ष है। ये प्रौढ़ावस्था है तो 65 वर्ष के ऊपर इसकी जनसंख्या है। ये कुछ समझ में आया? अच्छा, तो इसमें काम कौन करेगा? काम करेगा ये वर्ग, काम करेगा ये वर्ग। अगर इसका पॉपुलेशन हमारे यहाँ 50% से ज्यादा है तो क्या कहेंगे? लाभ की स्थिति में रहेगा। और बिहार का जो कार्यशील जनसंख्या है वो 57% के आसपास है, मान लेते हैं। तो क्या इसका लाभ बिहार उठा पाएगा? बिल्कुल उठा पाएगा, बिल्कुल उठा पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये निर्भर जनसंख्या 8.7% और ये निर्भर जनसंख्या अगर 9.6% है या 10% के आसपास ही रखते हैं, सॉरी बहुत कम हो गया, ये हम रख देते हैं 20% के आसपास और ये रख देते हैं हम लोग 18% के आसपास, तब भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन का एक बड़ा वर्ग है जो काम करने में लगा हुआ है। एक बात। दूसरा बात, आइए इस पॉपुलेशन का प्रयोग भी हम लोग इनके अनुभवों को ध्यान में रख के इसका भी उपयोग हम लोग संसाधन के रूप में कर सकते हैं, करते ही हैं। कैसे करते हैं बताइए? तो प्रौढ़ावस्था का प्रयोग। चलिए एक हो गया, और बहुत अच्छा। अगला पीढ़ी तैयार कौन करेगा भाई? अगला पीढ़ी तैयार करने का काम किनका है? इनका है। इनको क्यों दिया जाता है इनके गोद में बच्चा? क्योंकि सबसे ज्यादा घर में एक्सपीरियंस इन्हीं के पास। सबसे बड़ा जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते। निर्भर जनसंख्या है, लेकिन कैसे निर्भर जनसंख्या है? वैसी जनसंख्या जो समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। और बिहार के पास ये दोनों मिला के अगर 75% है तो बिहार आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? सिर्फ क्या करना होगा? इसको कौशल युक्त बनाना होगा, स्किल लेवल कौशल युक्त बनाना होगा। इसलिए दादा दादी की कहानी बोला जाता है। बोला गया है मम्मी पापा की कहानी। कभी सुने मम्मी पापा की कहानी? नहीं सुने होंगे। दादा दादी या नाना नानी की कहानी सुना जाता है, क्योंकि
कहानी नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो अनुभव होता है। उस अनुभव को वो किसी भी रूप में ढाल देते हैं। इसलिए जब आपको लगे कि आप दुनिया के सबसे होशियार व्यक्ति हैं, तो किसी एक बुजुर्ग महिला, वैसी महिला जिसको जीवन का ज्ञान है लेकिन किताब का ज्ञान नहीं है, उनके पास बैठ जाइए और अपना थोड़ा फिलॉसफी उनके सामने बोल के देखिए एक बार। फिर देखिए आपका औकात कैसे पता चलता है। एक्सपीरियंस नॉलेज पर हावी हो जाता है। देखें कभी, देखिएगा, क्योंकि हम तो फंस चुके हैं। आप लोग भी एक बार देखिए करके, बहुत बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। खैर, तो ये सारा क्वेश्चन था जनांकीय को लेकर। इतना में हमने एक बात तो नोटिस किया कि अगर हम लोग चाहें तो कुछ तैयारी करके हम लोग सारा अच्छा से क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर अच्छे से तैयारी कर लिए तब तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हमारा बताने का मोटिव यही था, क्योंकि जितना भी पढ़ लीजिए लास्टली आपको लिखना है, और वो लिखने की प्रवृत्ति कब शुरू होगा? जब आप सोचना शुरू कीजिएगा। सिविल सर्विसेज में रट के पास नहीं कर सकते आप। जितना दिमाग का घोड़ा दौड़ेगा उतना आप ज़्यादा आगे बढ़िएगा। लेकिन आप सोचिए कि नहीं भाई हम पढ़ रहे हैं एकदम बहुत अच्छे से, वो ज़िंदगी में नहीं होगा, इस ज़िंदगी में नहीं होगा। पता नहीं कितना 7 जन्म लेना पड़ेगा। जैसे वही हालत है महात्मा बुद्ध गिलहरी वाला, सुने हैं कहानी कि नहीं सुने हैं? महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे सागर किनारे, वो जा रहे थे, देखे एक गिलहरी है जो अपने पूंछ से सागर के पानी को इस साइड से उस साइड करने में लगी हुई है। मतलब उधर पानी था, इधर सूखा था, तो इधर डालने में लगी हुई है। तो महात्मा बुद्ध देखे आश्चर्यचकित हुए, कर क्या रही है भाई? ये पूंछ कभी इधर ले जा रही है, उधर ले जा रही है, उधर ले जा रही है, उधर ले जा रही है। तो वो गिलहरी से पास गया, बोले क्या हुआ, क्यों आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो गिलहरी बोली कि मैं इस सागर को सुखा कर ही अमर होंगी। मतलब इस सागर को सुखाने का मतलब है इस साइड से इस साइड कर देना। बोले महात्मा बुद्ध कि ये तो संभव नहीं। बोले हाँ मैं मानती हूँ कि यह संभव है, लेकिन मैं नहीं करूँगी तब मेरे लिए मेरा जीवन कोई सार्थक नहीं रहेगा, क्योंकि इस सागर ने मेरे पति को हर लिया है और मैं इसका बदला लेना चाहती हूँ। हाँ, वो संभव हो या ना हो वो तो अलग बात है। मैं अगले जन्म में फिर जन्म लूंगी, फिर इसको सुखाऊंगी। ये प्रक्रिया मैं करते रहूंगी जब तक ये सागर सूख नहीं जाता। तो क्या वो गिलहरी 7 के 7 के 7 के 7 गुना करते जाए उस जन्म तक सागर को सुखा पाएगी? नहीं पाएगी। इसी तरह नॉलेज जितना आप लीजिएगा उतना कम लगेगा, जितना आप पढ़िएगा उतना कम लगेगा। इसलिए एक वे में पढ़ना जरूरी है, सब कुछ की अपेक्षा कुछ पढ़ना जरूरी है। नहीं तो ये जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, अगला भी व्यर्थ होगा। ये बात समझिए। और जरूरी क्या है? तो 2 चीजें ध्यान में रखना है। पहला, पीटी पास करना है, टॉप नहीं करना है। और दूसरा, मेंस में टॉप करना है, पास नहीं करना है। जब ये कॉन्सेप्ट बनेगा तो आप ये समझ के तैयारी कीजिए कि हमको 90 नंबर नहीं 100 नंबर ला देना है, 125 नंबर नहीं लाना है। लेकिन 100 नंबर आना है, ये ना कि उस 100 नंबर में भी इफ बट लगा रहे तो वो नहीं चलेगा। लेकिन मेंस इतना अच्छा हो जाए ना कि उसके बाद इंटरव्यू में अगर कितना भी नंबर दे जाए वो मेरा बोनस नंबर हो, तो ये अगला फेज शुरू होता है हमारा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पीटी के पीछे तो हम हाथ धोकर पड़ जाते। पढ़ना चाहिए बिल्कुल, हम भी कहते हैं, लेकिन उसका भी एक स्टेज आएगा तब। यहाँ जितना लिख के लाइएगा वो आपके लिए जरूरी होगा। क्योंकि जानते हैं जब पीटी के समय 2-3 महीना पहले पढ़ना छोड़िएगा मेंस, और जब 30 सितंबर बाद मेंस का पेपर उलटिएगा तो आप शून्य रहिएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा आपको सारा याद आते चला जाएगा, हनुमान जी की तरह। फिर आप तुरंत आगे पढ़िएगा, नहीं तो आपको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो अभी सही समय है यूटिलाइज करने का खुद के दिमाग का। जो बोले हैं शब्द भंडार, वाक्य संरचना, शुद्धि, ये सब पर काम करने का, प्लस हाथ बैठाने का। और वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। चलिए, तो एक 3 स्टेज है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो बात हो रहा था, इस स्टेज के बारे में बात हो रहा था। ठीक है, चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
कहता है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना।